नमस्कार दोस्तों, मैं नवजोत सिंह एसबी न्यूज इंडिया हिसार से। और आज मैं पहुंचा हूं ऐसी शख्सियत के पास जो मोटिवेशनल के ट्रेनर भी हैं और अच्छे थीसिस लिखते हैं, अच्छे आर्टिकल लिखते हैं। अभी उनको बेस्ट टीचर प्राइड अवार्ड से नवाजा गया है और अवंतिका अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड से नवाजा गया है और पेशे से वो टीचर हैं। और आइए अब हम चलते हैं। नाम उनका हिसार में तो सारे ही जानते हैं, गुंजन गोयल जी, और हम उनके गृह निवास पे पहुंचे हैं और आइए आप से उनकी मुलाकात करवाते हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी है उनमें। और अभी वो कोरोना की जंग भी जीत के आई हैं और कोरोना को उन्होंने मात दी है। और आइए बात करते हैं गुंजन मैम से। मैम नमस्कार जी, कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत बढ़िया। आपको देख के एनर्जी मिल जाती है जी। और अंदर घुसते ही मैम पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग आ गई आपको देखते हुए। और जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये देखिए मैम का जो अवार्ड है, नेशनल प्राइड टीचर अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल एजुकेशन, द सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड प्रेजेंटली फॉर हॉनेबल अचीवमेंट्स टू गुंजन गोयल जी। और ऐसे काफ़ी अवार्ड हैं जो मैं गिनती करना चाहूँ तो रात निकल जाएगी। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। ये देखिए जी, आउटस्टैंडिंग एजुकेशन अवार्ड मिसेस गुंजन गोयल। और ये जो अवंतिका अटल बिहारी वाजपेयी अवंतिका नेशनल अवार्ड 2018। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के बीच नीचे अंगारे, सिर पर बरसे याद यदि जलवाएं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की अच्छी लाइंस थी जो बहुत मोटिवेशन है। और ये जो हमारे विधायक साहब हैं वो, और ये मैम ने एक मोटिवेशनल बुक लिखी थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे मैम के साथ। और ये देखिए जी, अवार्डों की जो संख्या है वो खत्म ही नहीं हो रही। आगे एक और अवार्ड है, बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब सिल्वर जोन परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2014-15 तो गुंजन गोयल प्रिंसिपल। और ये काफी अवार्ड हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी मिला हुआ है। और ये प्राइड टीचर अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल एजुकेशन डे टू गुंजन गोयल। ओम शांति शिक्षा वालों के सदन के साथ भी गेस्ट ऑफ ऑनर है इनका। और आइए बात करते हैं गुंजन गोयल मैम के साथ, इनकी जर्नी कैसी है और कहाँ पहुंची है और कैसी रही है और कौन कौन सी बाधाएं आई हैं, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अगर आप लाना चाहते हो तो कैसे अब कोरोना की जंग जीत के आए हो मैम, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जी। धन्यवाद जी। तो मैम हम मोस्टली टीवी पे सुनते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मुंह पे मास्क लगा के रखिए, हाथों को बार बार धोइए और भीड़ में जाने से बचिए। तो मैम जब आपको ये कोरोना हुआ तो वो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना चाहें। मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर जब कोरोना किसी हृष्ट पुष्ट आदमी को या औरत को होता है तो उसके सिम्टम कैसे आते हैं आगे और कैसे कैसी तंगियां आती हैं। और आप तो लड़के आए हो, जीत के आए हो, तो जंग कैसी रही कोरोना के साथ? बहुत मुश्किल टाइम था जी। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे कोरोना से मैं संक्रमित हो गई हूँ जी। मुझे पहले हल्का सा बुखार आया, वो एक डोज में ठीक हो गया। फिर हफ्ते बाद मुझे ऐसे फील होने लगा कि जैसे मुझे लॉस ऑफ स्मेल हो गया है। मैंने घर में सबको कहा कि मुझे तो स्मेल ही नहीं आ रही। और मैं वैसे बड़ी खुश थी, मैंने कहा देखो मुझे स्मेल नहीं आ रही और मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है, अभी कोरोना कुछ है ही नहीं जी। मैंने अपनी ड्रेसिंग में से जितने भी मेरे पास परफ्यूम्स थे, 7-8 फ्रेगनेंसेस हैं मेरे पास, मैंने सभी को स्मेल करने की कोशिश की और मैं बड़ी हैरान कि मुझे तो स्मेल आ ही नहीं रही। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आप देखो भाई कहीं ये इसमें आ ही ना रही हो, पुराने हो गए हो। कहते नहीं, स्मेल तो आ रही है, फ्रेगनेंस तो आ रही है सब में। उसके 2 दिन बाद मुझे 11-12 बजे के करीब दिन में ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे सांस में मुझे दिक्कत हो रही है, सांस रुक रुक के आ रही है और अजीब सी घबराहट। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि भी मुझे सांस नहीं आ रहा। आए, ये घर पे आए और उसके बाद हम लोगों ने लंच वंच भी कर लिया, ये दोबारा ऑफिस भी चले गए। भी कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का वैसे तुझे घबराहट हो रही है। शायद रूम में ना विंडोज ओपन नहीं है तो हो सकता है इसलिए सफोकेशन फील हो रही हो।
बस उसके बाद तो सारी रात मैं परेशान रही, बड़ी बेचैन रही, बहुत घबराहट रही। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऐसा लगा कि भी दिक्कत है। मैंने कुछ एक मेरी फ्रेंड्स हैं डॉक्टर, लेकिन वो एज सच किसी बड़े हॉस्पिटल में तो नहीं है। मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि भाई मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है, बड़ा पैनिक फील हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप थोड़ा सा रेस्ट करो, आपको आराम आएगा। मेरी सिचुएशन ये थी कि मैं सिर्फ खड़ी होकर मैंने सारी रात खड़े होकर निकाल लिया है, सारा आधा दिन खड़े होकर निकाला है। मेरे को बैठ के भी डर लग रहा था और लेटना तो दूर की बात। प्रॉपर वे से कर रहे थे डॉक्टर को, ये तो नहीं कि मतलब दूर दूर से बता रहे थे? नहीं, पहले दिन तो बहुत ये था कि मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क के बिना एक मिनट भी नहीं रहना। और जब मैंने कहा मेरे को तो सांस की दिक्कत है, मैं मास्क कैसे लगाऊं, मुझे तो सांस ही नहीं आ रहा। उसके बाद फिर तो मैंने मास्क शायद हॉस्पिटल में लगाया ही नहीं, एक हफ्ता में रही हूँ। आपको तो कोरोना हुआ है मैम, आप कोरोना की जंग जीत के आए हो, तो डाइट क्या मिली आपको हॉस्पिटल में और आपने अपनी पर्सनल डाइट क्या खाई? देखिए, हॉस्पिटल में तो रूटीन खाना था, सब कुछ था, चाय, दही, पालक, मतलब सब सब्जियां थी, कोई ऐसा नहीं था। अपने देसी इलाज में या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में तो हम लोग बोलते हैं कि भी ठंडा मत खाओ, दही वगैरह मत लो, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, यहाँ घर आने के बाद जैसे बड़े गाइड करते हैं, मेरी मम्मा ने मुझे गाइड किया कि भाई थोड़ा सा न्यूट्रिशियस फूड लो, नारियल पानी, जूस, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, या विटामिन्स का इंटेक। डॉक्टर से मेरी बात हुई, जो मैंने आपको बताया मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि प्रॉपर विटामिन्स वगैरह का पूरा इंटेक लीजिए, फ्रूट्स अच्छे से लीजिए। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फिजिकली स्ट्रोंग होने लगी, वो वीकनेस थोड़ा ठीक होने लगी, उसके अकॉर्डिंग फिर मेंटली भी स्टैंड लेने लगी। आप तो मैम खुद मोटिवेशनल एक राइटर हो, स्पीकर हो, और आप कॉलम भी लिखते हो, तो वो मोटिवेशनल जो आप दूसरों को बताते थे, वो आपके जीवन में उस टाइम कितना के रामबाण की तरह काम किया? देखिए जी, उस टाइम जब दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया था, तो जो मोटिवेशन मेरी खुद की थी वो बिल्कुल जीरो हो गई थी। हाँ, उस टाइम मैं अपनी मदर से बात करती थी और मेरी मदर थी वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन। उसके साथ साथ मैं स्वामी विश्वास जी को मानती हूँ, मेरे गुरुदेव जिनको मैं मानती हूँ, उन्होंने हर दुख सुख में मेरा साथ दिया है, हर तकलीफ में उन्होंने मेरा साथ दिया है। कभी भी कोई भी मेरे पर परेशानी आई तो मैंने हर टाइम उनका हाथ महसूस किया है सिर पे। और मैम पतिदेव जी का साथ और परिवार का साथ कैसा रहा उस टाइम? बहुत अच्छा रहा जी। जैसे कहते हैं कि 14 दिन बिल्कुल अलग रहो, फैमिली के साथ में रहना, इतना हमने जरूर ध्यान रखा कि जैसे मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हमारे साथ हैं, मैं उनके तरफ बिल्कुल नहीं गई, क्योंकि मुझे डर था कि जितनी बुरी परिस्थिति मेरी है, मैंने तो जैसे तैसे स्टैंड ले लिया, या मेरी एज ऐसी थी कि मैंने स्टैंड ले लिया। लेकिन शायद मेरे मदर फादर इन लॉ कहते कोई बात नहीं, साथ बैठ जाओ, कहते थाली अलग अलग ले लेंगे लेकिन बैठ साथ जाओ, बिल्कुल अलग अलग मत रहो। तो वो भी एक एनर्जी का काम कर रहा था, बहुत एनर्जी का। तो मैम अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आप कोई थकावट या कोई कमजोरी? नहीं, अब मैं बेटर हूँ। डेली रूटीन के काम चल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं जी। किचन विचन संभाल लिया? हाँ जी, किचन तो 10 दिन में ही संभाल लिया था जी। मतलब आपके हाथ के वो चॉकलेट्स वगैरह खाने को मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। मैम बहुत अच्छे चॉकलेट बनाते हैं, मैंने बड़े खाए हैं। और मैम अभी जो आप जैसे थीसिस वगैरह लिखते थे, वैसे आप मैम के बारे में बता दूं, मैम पेशे से टीचर हैं और प्रिंसिपल हैं। अभी इन्होंने कोरोना काल के बाद थोड़ा क्विट किया है रेस्ट देने के लिए अपने आप को। मैम आपकी जो टीचिंग जर्नी है वो कब से शुरू हुई और आगे आप कैसे बढ़े, वो थोड़ा बताएंगे? मैं ये कहूंगी कि जैसे ही मैंने आंखें खोली, सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना तो मैंने तभी से देखा। मेरी जो नानी थी, उनका खुद का स्कूल था और वो 10th क्लास तक था, और मैं शुरू से अपनी नानी के पास ही रही हूँ। तो जब से मैंने होश संभाला, मैंने पढ़ना पढ़ाना ही देखा है, किस तरह से वो टीचर्स से डील करती थी, पेरेंट्स से डील करती थी, बच्चों से डील करती थी। और उनका तो मैंने ऐसे देखा कि जो बच्चे वीकर सेक्शन से थे, यानी जो पेरेंट्स पे नहीं कर सकते थे, उनको वो स्कूल में भी फ्री एजुकेशन देती थी, और शाम को भी रात
8-8 बजे तक उन बच्चों को बिठा के, स्पेशली कि उनको कहीं बाहर ट्यूशन ना लेनी पड़े, स्कूल की संचालिका होकर, डायरेक्टर होकर स्कूल की, वो इतना ध्यान रखती थी कि उन बच्चों को बाहर पढ़ने पे भी खर्च ना करना पड़े, बुक्स प्रोवाइड करना, नोटबुक्स प्रोवाइड करना, मतलब एवरी काइंड ऑफ स्टेशनरी, और इवन 8-8 बजे तक उन बच्चों को बिठाए रखना, पढ़ाते रहना। तो ये चीज तो शायद जब से मैंने होश संभाला है तभी से मैं देख रही हूँ। तो मैम एजुकेशन कहाँ तक हुई अपनी? एजुकेशन जी, मैं MSc MCA जी, MTech MPhil MBA हूँ। और कुछ बाकी है क्या? MA इंग्लिश परस्यू मुझे। भाई सर के ऊपर से निकली, मैं थोड़ा दोबारा बता दीजिए। MSc MCA MTech MSc किस में मैम? कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में, हाँ जी। MPhil भी कंप्यूटर साइंस, MTech भी कंप्यूटर साइंस। आफ्टर देन वैसे BSc BEd साइंस में, वो कहते हैं माँ बहन एक कर दी। मेजर क्या रहा आपका? MBA में मैंने मार्केटिंग था या नहीं? मार्केटिंग नहीं था, वो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा। नहीं, अच्छा। ह्यूमन, हाँ, HR से किया मैंने। मैम अभी क्या जरूरत पड़ेगी HR की? बस मुझे लगा कि जिस पोस्ट पे मैं एज ए, अपने आप को खाली नहीं रखना है। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जैसे मैं काम कर रही हूँ, तो उसमें मुझे लगा कि शायद ये मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। तो MTech भी कंप्यूटर साइंस ही है? हाँ जी, MTech भी कंप्यूटर साइंस है। तो मैम इंजीनियरिंग लाइन छोड़ के टीचिंग लाइन ही क्यों? टीचिंग लाइन इसलिए जी, देखिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि जितने और प्रोफेशंस हैं उसके लिए जो एक क्रेडिट जाता है वो एक टीचर को ही जाता है। टीचर ही है जो एक डॉक्टर बना सकता है, टीचर ही है जो एक इंजीनियर बना सकता है, पायलट, मतलब एवरी प्रोफेशन गोज थ्रू टीचिंग ओनली। जी जी। तो मैम आपकी स्कूल जर्नी कब से शुरू हुई? कौन से स्कूल से आपने टीचिंग देनी शुरू की? कौन सी क्लास को? फिर आपका स्टेप बाय स्टेप बताइए, फिर आगे प्रिंसिपल तक कब पहुंचे? कैसी रही आपकी जर्नी? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा खुद का स्कूल था, आदर्श हाई स्कूल जीन में, सफीदो गेट पे, वहां पे मैं, है वो स्कूल में? नहीं, आज नहीं है जी। वहां मैंने पढ़ाना शुरू किया जी। और शायद तब तक टीचिंग मेरा पैशन नहीं था, क्योंकि मैं देखती थी कि मेरी नानी सारे दिन बच्चों में, टीचर्स में, पेरेंट्स में उलझी रहती है, उनको अपने लिए कभी टाइम ही नहीं मिलता था। और ये बचपन से देख देख के शायद मुझे ऐसा लगा था कि मैंने कुछ भी करना है लेकिन मैंने टीचर नहीं बनना। लेकिन उसके बाद शुरू में तो उनका था जिद कि जब तुम्हें इतना नॉलेज है, तुम इतने अच्छे स्कूल से पढ़ी हुई हो, तुम्हारी बैकग्राउंड इतनी अच्छी है, तो तुम यहीं पढ़ाओ पहले अपने स्कूल में। उन दिनों उस स्कूल में नया नया इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया था और उनको यह था कि बाहर से टीचर अरेंज करने की बजाय जब तुम BSc हो तो साइंस तुम ही लोगी। मैंने वहां पे शुरू में 6th क्लास के इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिए, 7th के, 8th के और 10th के। 9th वाले बच्चों ने उस सेशन में इंग्लिश मीडियम ऑप्ट नहीं किया था। इन 4 क्लासेस का मैं एक पीरियड लेती थी। बस जब बच्चों को पढ़ाने लगी, मजा आने लगा, क्योंकि ये देखा कि जब हमने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे बहुत रिस्पेक्ट देते थे, उसके साथ उनके पेरेंट्स भी। और मुझे ऐसा लगता है मैं तो इतनी छोटी सी हूं अभी, और इतने बच्चों के एज में मेरे से इतने बड़े थे वो पेरेंट्स, वो इतना रिस्पेक्ट देते थे कि हाँ, इसलिए नहीं कि वो स्कूल हमारा है, इसलिए कि उन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ जी। फिर नया नया शौक, निकालो लो कि नया नया पैशन था, मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर मेरे पास ट्यूशन आनी स्टार्ट हुई तो बड़ा मजा आने लगा। मुझे शुरू से ही अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी से पैसे मांगू जी। तो वो जब आने लगे तो मैं अपनी मर्जी से खर्च करने लगी, बहुत अच्छा लगने लगा कि हाँ ठीक है, वी शुड डू समथिंग। फिर ठीक है, बच्चों को हेल्प भी कर देती थी, और उस चीज से धीरे धीरे आफ्टर मैरिज, सबसे पहले मैंने शादी के बाद यहाँ सेंट कबीर में पढ़ाया एज ए टीचर या एज ए टीचर जी जी ऑफ कंप्यूटर साइंस, सीनियर टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मिस्टर यू सिंह थे उस टाइम और हमारे कर्नल सर थे। खैर अब तो दोनों ही नहीं है दुनिया में, लेकिन उन दोनों के साथ मैंने जो काम किया मैं वो टाइम भूल नहीं सकता। एक मिस्टर नवीन अग्रवाल हुआ करते थे जो कंप्यूटर्स के मेन थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया एंड दैट वाज द बेस्ट टाइम व्हाट आई लर्नड इन सेंट कबीर स्कूल। उसके बाद व्हाट्स द रीजन टू लेफ्ट? दैट वाज समथिंग पर्सनल।
ये तो मैम मेरी नानी की डेथ हो गई थी। ओके ओके। और उस टाइम मुझे कुछ घर में सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे 15-20 दिन अपने घर रहना पड़ा, अपने मदर फादर के पास। तो इसलिए फिर मैंने स्कूल छोड़ना ही उचित समझा। बेटा भी मेरा छोटा था जी। और कुछ मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी अपनी नानी की डेथ के बाद। उसके कुछ टाइम बाद मैंने विश्वास स्कूल ज्वाइन किया जी। फिर वहां से मुझे अपॉर्चुनिटी होली एंजल के लिए मिली जी जी। और होली एंजल में मैं NIIT की तरफ से गई थी। उसके बाद मुझे DPS में ज्वाइन करने का मौका मिला। DPS हाँ, DPS में बहुत अच्छा रहा जी। दैट वॉज अ नाइस टाइम। मिस्टर गोस्वामी थे जिन प्रिंसिपल के अंडर मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद हरीश सचदेवा जी आए, उनके साथ भी बड़ा अच्छा रहा टाइम। और बस फिर उसके बाद मैंने थोड़ा गैप लिया। मेरे बेटे को जॉन्डिस हो गया था और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों। फिर मैंने कुछ दिनों का गैप लिया बस अपने आप ही। उसके बाद फिर एज अ टीचर कहीं ज्वाइन करने का मन ही नहीं किया। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एज अ प्रिंसिपल। मैंने कॉस्मोस पब्लिक स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां मैंने एज अ प्रिंसिपल काम किया जी। बस इस तरह से नई जर्नी की शुरुआत हुई। तो मैम अवार्ड की तो लाइन लगी हुई है, पहला अवार्ड कब मिला और कौन सा था? नहीं बताइए अभी ऐसे नहीं जी। पहला अवार्ड आज से 6-7 साल पहले मुझे मिला, जो अवंतिका ग्रुप ने मुझे दिया। कैसी फीलिंग हुई उस टाइम पे? आपने जज किया था कि आपको मिलेगा और किस पर्पस के लिए आपको दिया गया था? पर्पस तो एजुकेशन ही था और साथ में सोशल वर्क था। और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे वो अवार्ड मिलेगा जी जी। और मैम आप अच्छे राइटर भी हो, मोटिवेशनल जो आपने थॉट्स की बुक लिखी है, वो प्रेरणा कहाँ से मिली? वो प्रेरणा भी मुझे मेरी फैमिली से मिली। मैं आर्टिकल्स लिखा करती थी जी। बहुत से न्यूज़पेपर्स में मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं। जैसे इंग्लिश आर्टिकल्स तो मेरे रूटीन में युगमार्ग में आते रहे हैं। चंडीगढ़ से है ये न्यूज़पेपर। करीब 1-1.5 साल मैंने रूटीन में दिए हैं वहां पे आर्टिकल्स। रेगुलर आर्टिकल्स आए हैं मेरे। और यहाँ लोकल न्यूज़पेपर्स में भी आए हैं, पंजाब केसरी में भी आए हैं, कई बार भास्कर में भी आया है, जागरण में भी आया है, और नवछोर, पाठक पक्ष, सिटी पल्स। पाठक पक्ष में दर्शकों को बता दूं, हिसार का बहुत ही अच्छा एक लोकल न्यूज़पेपर है, डेली छपता है और सन सिटी का स्केड्यूल भी इसमें छपता है, अगर आपको मूवीज के बारे में पता करना हो तो। जी मैम। तो बस वहां से फिर मेरी फैमिली ने मुझे बोला, मेरे हस्बैंड ने, बेटे ने, पेरेंट्स ने, कि जब तुम इतना अच्छा आर्टिकल लिखती हो तुम अपनी बुक क्यों नहीं पब्लिश करती। मैंने धीरे धीरे बुक स्टार्ट करने की शुरुआत की, लेकिन उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। 4-5 साल में मैं वो बुक कंप्लीट कर पाई। और जब मेरी बुक पब्लिश होके आई, दैट वाज द ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मैम इसका जो कहते हैं विमोचन, वो किन्होंने किया था, कहाँ किया? वो हमारे हिसार से विधायक कमल गुप्ता जी ने किया था जी जी। उन्हीं के ऑफिस में विमोचन हुआ था, क्योंकि मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि बुक को विमोचन करवाने के लिए भी कोई प्रोग्राम किया जाता है जी। बस वहां पे बड़ा अच्छा लगा फिर। और कितनी कॉपियां छपवाई थी और मैम कितनी सेल आउट हुई हैं? देखिए अमेज़न पे है इसका जी। और जिन्होंने जिन पब्लिकेशंस में छापी थी वो सेल परचेज का उनके पास है। रॉयल्टी आ रही है? हाँ जी। वो मैं पूछूंगा नहीं कितनी आ रही है। तो मैम उसके बाद फिर आपकी जर्नी कैसे? बस उसके बाद मैंने कॉस्मोस के बाद मैंने बाबा बंदा बहादुर स्कूल में एज एन ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल, डेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन किया। और अभी पिछले दिनों तक मैं वहां पे कार्यरत थी। उसके बाद तबीयत खराब हो गई मेरी जी जी। हमें तो आजकल हमने पहले बताया आपको जो कोरोना। मैम बुक का नाम बता दीजिए। बुक का नाम है लाइफ जर्नी टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। बुक कौन कौन से आपने उसमें टॉपिक्स लिए हैं, थोड़ा दर्शकों को बता देंगे और बुक भी दिखा देंगे? बुक है जी लाइफ जर्नी टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, और इस बुक में कंप्लीटली मोटिवेशनल मैसेजेस हैं। मैं विकास जी को बोलूंगा, विकास जी थोड़ा बुक पे जूम कर दें। जी जी। मोटिवेशनल मैसेजेस हैं जी, और बहुत अच्छी कलेक्शन है।
थोड़ा खोल के दिखा देंगे मैम? जैसे एक आधा पॉइंट, थोड़ी छोटा सा पॉइंट पढ़ के बता दीजिए। लाइक एक्सेप्ट थिंग्स दैट यू कांट चेंज। जी, बहुत अच्छा टॉपिक है। कई बार क्या होता है कि हमारी परेशानी ही इस वजह से है कि चीजों को तो बदलना ही है, लेकिन हम वो बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और इस बदलाव को एक्सेप्ट ना करने के कारण ही हम परेशान ज्यादा होते हैं। तो उससे रिगार्डिंग भी मैंने लिखा है, एक बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखिए। इस पे तो बहुत अच्छी मैंने कहानी इंक्लूड की है कि एक छोटा सा लाइक एक कंपटीशन हो रहा था जिसमें मेंढकों की रेस हो रही थी। उसमें बहुत ऊंची पहाड़ी पे चढ़ना था। लोग पीछे से चिल्लाने लगे, नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। एक एक करके सारे मेंढक गिरने लगे, वापिस आने लगे। लेकिन पूछने लगे लोग कि भाई ये कैसे चढ़ गया? तो उसके पेरेंट्स ने बताया कि ये बहरा है, ये तो सुन ही नहीं सकता। और उसने दूसरों को वो सुन नहीं पाया जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो उसके अगेंस्ट बोल रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन उसमें खुद का जो हौसला था, उस हौसले के कारण वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। जी, इस तरह के बहुत से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं इस बुक में। जी, लाइक डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कई बार हम सामने वाले को देख के उसके लिए जजमेंट बना लेते हैं, वो भी बहुत गलत है। लाइक डोंट लिव इन इल्यूजन, जस्ट गो फॉर रियलिटी। वी शुड लिव इन रियलिटी एंड लाइक लर्न द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग लाइफ। ये अच्छा पॉइंट है मैम। लेट्स फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम पास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी सबकी लाइफ के लिए, अच्छा पॉइंट है ये। हम दोबारा बोलना है एक बार। लेट्स फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम पास्ट। पास्ट से अपने आप को फ्री कैसे करना है? क्योंकि पहले मैं वहां था तो मैं ये था, भाई अब तूने नई जर्नी शुरू की है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो मैम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। हम लोग हमेशा पास्ट में रहते हैं, सभी। कोशिश मैं भी बहुत करती हूँ कि मैं पास्ट में ना रहूं, पर कहीं ना कहीं कुछ बातें याद आ जाती हैं और जिनसे तकलीफ बढ़ जाती है। तो क्या गुरु मंत्र है मैम? इसका गुरु मंत्र जी मेडिटेशन है, जो मेरे गुरु ने ही दिया है। वो ये कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करोगे तो थॉट्स जो ड्यूरिंग मेडिटेशन आपके जो थॉट्स आएंगे आपको, वो रूटीन में आपको फ्री कर देंगे। ये एक चीज और पूछूं मैम, ये बुक है जो, ये कितने रुपीस की अमेजोन पे सेल करते हैं? वो कहाँ से ले सकते हैं? जैसे अमेजोन पे जाके सर्च करेंगे तो? हाँ जी, अमेजोन पे अवेलेबल है जी बुक। ये 300 रुपीज मेंशन्ड है इस पे। बाकी जो पब्लिकेशन है हो सकता है कुछ डिस्काउंट दे रहा हो। जी जी, ये आपका मैसेज भी है एक पीछे फोटो के साथ। ये भी मैं विकास जी एक मिनट इसको जूम करके दिखा देना। तो मैम एक अभी आपको लेटेस्ट अवार्ड मिला था, विकास जी आपके पीछे ही पड़ा, मैं दर्शकों को दिखा भी देता हूँ, वो स्टार्टिंग में भी हमने दिखाया था। तो मैम ये जब आपको मिला तो कैसी खुशी हुई? नेशनल प्राइड टीचर अवार्ड। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। ये अवार्ड मुझे एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मिला। जी, नेशनल एजुकेशन डे पे करनाल में इवेंट था 11 नवंबर को। जी, और वहां पे अभिनव कांत चतुर्वेदी जो हमारे अंशुमान, जो हमारे पहले बुनियाद सीरियल में भी आए हैं, सौदागर मूवी में भी रहे हैं, बहुत सी मूवीज में आए हैं, उनके हाथों से मिला ये अवार्ड। और बड़ा अच्छा मोमेंट था वो। मैम अवार्ड कभी छोटा नहीं होता, और आपको तो नेशनल प्राइड टीचर का अवार्ड मिला है, और ये मैडम की अवार्ड लेते हुए स्नैप है। और मैम कितनी मेहनत होती है एक अवार्ड को जीतने के लिए, और क्या गुरु मंत्र है अपने आप को सक्सेस करने के लिए? आप एक गृहिणी भी हैं, आप एक टीचर भी हैं, मोटिवेशनल थॉट भी लिखती हैं, राइटर भी हैं, कैसे मैनेज करते हैं यह सारा कुछ? देखिए, इसका सारा क्रेडिट सबसे पहले तो परमात्मा को समर्पित है जी। कि उन्होंने
ही मुझे इतना काबिल बनाया। मेरे गुरुदेव स्वामी विश्वास जी, उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरे इन लॉज, सबका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि बिना इन सबके कंट्रीब्यूशन के, बिना इन सबकी हेल्प के, मैं नहीं समझती कि मैं कुछ भी कर सकती थी। जी, परिवार का पूरा सहयोग है। हाँ जी, बिल्कुल पूरा सहयोग है, हर तरह से। कभी गुस्सा नहीं आता अपने आप पे या परिवार पे किसी बात को लेकर? आता है जी, खूब आता है। फिर झलकता है या फिर अंदर ही अंदर? नहीं, कुछ अंदर ही अंदर भी जाता है, कुछ झलकता भी है। तो मतलब फिर झांसी की रानी वाला गुस्सा तो नहीं है ना? वो तो जी क्या पता, वो तो मौका ही बताता है। वो तो दूसरे ही बताते हैं। और मैं नहीं बोलूं, मेरा बोलू बेलना है। वो तो दूसरे ही कहेंगे जी, जो भी कहेंगे। मैं तो क्या कहूंगी इस बारे में। जी जी जी। तो मैम, अभी तक कैसी रही है जर्नी सर के साथ? बहुत अच्छी रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर को कोई गाना डेडिकेट करना हो, तो आपकी नजर में पुराना वाला है या कोई लेटेस्ट वाला भी है? नहीं, पुराना वाला है। कौन सा डेडिकेट करोगे? वो कौन सा है? ये हंसों का जोड़ा भी इकट्ठा हो गया है। सर कहाँ छुपे बैठे थे? ये या मैम ने बोला था खबरदार मेरी इंटरव्यू चल रही है अगर आए तो। सही है जी। सर आपका नाम? आशीष गोयल। आप क्या करते हैं? मैम तो एम टेक पता नहीं क्या क्या डिग्री भूल गया मैं तो, MCA। ठीक है जी। और आप? मैं सर सर्विस में हूँ, प्रोडक्शन इंजीनियर इन क्वालिटी फाइल्स। इंजीनियर को इंजीनियर ही समझ सकता है। और कैसी जर्नी रही सर अभी तक? सर बढ़िया एकदम। कितने साल हो गए सर भोगते हुए? 2004 में हुआ था सर हमारा। 3 में। ये देखो 3 में तो जब से भुगत ही रहे सर। थोड़ा लाउड नहीं बोलो ना। क्या? हाँ जी। मैम ने तो सुन लिया। हाँ जी। और साथ में माता चंडी बैठी हुई डर लगता ही है। हाँ जी। सर मैं मैम से ये पूछ रहा था कि अभी अगर आपके लिए पूरी लाइफ जितनी आपकी बढ़िया रही है, आपने बड़ा साथ दिया है जब मैम को कोरोना हो गया था, मतलब इकट्ठे बैठेंगे, एक वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मैम को इतने अवार्ड्स मिलते हैं, तो कितना का मजा आता है और कितना प्राउड फील करते हो आप? बहुत प्राउड फील होता है सर। जी जी। तो बीइंग ए हस्बैंड, आप मैम को अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा है? सुनना चाहिए। तो मैं मैम से पूछ लूं एक बार? हाँ जी, हाँ जी। जब तक आप याद कर लो। हाँ जी। देख लो मैम, गाना याद नहीं हुआ। हमारे जाने के बाद क्लास नहीं होगा नहीं सर की। तो मैम बहुत खूबसूरत लाइफ रही है आपकी, उसमें देखो उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं, तो अगर मैं कहूँ सर कि एक गाना आपने डेडिकेट करना है तो कौन सा रहेगा? मूवी का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है जी लेकिन ये वर्ड्स मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ। जी जी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। आप तो गाते भी अच्छा हो मैम। थैंक यू। तो सर जी हुआ याद गाना? हाँ बिल्कुल। रात को रोटी नहीं मिल रही। नहीं, रोटी की ऐसी कोई बात नहीं है। गाना सुना दीजिए सर। बस यही वाला गाना आप बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। आप भी गुनगुना दो। बस थैंक यू। बस बहुत तंग हूँ। तो मैम एक चीज, आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में, यहाँ इन-लॉज फैमिली में मेरे जेठ हैं, जेठानी हैं। तो ज्वाइंट फैमिली है क्या? हाँ जी, हमारी वैसे ज्वाइंट है, वैसे अलग अलग हैं, पोर्शन अलग अलग जी, हैं, जी। वैसे सब एक ही घर में हैं। तो आजकल मैम इकट्ठा कोई रह भी नहीं रहा हो, आप सारे इकट्ठे रह रहे हो, ये सबसे बढ़िया बात है। पोर्शन तो चलो कमरे तो अलग होंगे, हाँ जी। दिलों में प्यार बरकरार रहना चाहिए। और फैमिली में मैम एक बेटा है या? हाँ, मेरे पास एक बेटा है जी। भाई शुक्र की बेटा सामने आ जा। ये भी मैं आपको बताता हूँ, बेटाओ इधर। ये भी मैम के साथ कोरोना से प्रभावित हो गया था और ये भी कोरोना से फाइट जीत के आया है, कोरोना वॉरियर है। और कैसा एक्सपीरियंस था उस टाइम और अभी कैसा फील कर रहे हो? कुछ दिन बुखार था बस, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। पक्का? हाँ जी।
कोई वीकनेस कुछ नहीं, कोई नहीं। कैसा सपोर्ट रहा फिर फैमिली का? बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे पापा का, मेरी मम्मा का। उन्होंने मतलब हर टाइम पे सपोर्ट किया है। मम्मा तो खुद बीमार थे भाई। तो जी उनका भी सपोर्ट था कि वो फोन करके मेरी मतलब सारी मतलब परेशानियां दूर कर देते थे। मैम आपको याद है मैंने आपको हरिद्वार से फोन किया था, आपने बोला था मैं कोरोना से, मुझे तो कोरोना हो रखा है, एडमिट हूँ। मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है। उस टाइम मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, अंदर से मैं इतनी घबराई हुई थी। जी। मुझे किसी से बात करते हुए भी डर लगता था। तो अब सपने तो नहीं आते डरावने? नहीं, अब सपने नहीं आते। एक्चुअल में उस टाइम तो 2-2.5 महीने तक तो मुझे नींद ही नहीं आती थी, तो सपने आने का तो सवाल ही नहीं था। जब नींद आएगी तभी सपने आएंगे। एक चीज मैम आपसे और पूछना चाहूंगा, आपने फाइट की बहुत अच्छा किया, लेकिन एक फाइट और हो रही है हिंदुस्तान में अभी। हाँ जी। आप टीवी पे, न्यूज़पेपर पे देख रहे होंगे, ये जो देश का अन्नदाता है, हाँ जी, किसान, वो आजकल अपने घर बार छोड़ के इतनी कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे नंगी सड़क पे बैठा हुआ है, जो सरकार के साथ दिल्ली में जाके माथा लगा रहा है, उनके साथ अपनी मांगों को लेकर लड़ रहा है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि कई बार मैंने ये बात बचपन में जैसे मम्मी के मुंह से भी सुनी है, बड़ों के मुंह से भी सुनी है कि हमें जिंदगी में हो सकता है कभी डॉक्टर की जरूरत पड़े, कभी लॉयर की जरूरत पड़े, कभी ड्राइवर की जरूरत पड़े, लेकिन किसान की जरूरत तो दिन में 3 बार पड़ती है। और मुझे याद है बचपन से ही कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे जूठा नहीं छोड़ने दिया। इवन एक दाना भी मेरी प्लेट में मुझे छोड़ने नहीं देते थे। वो यही कहते थे कि बेटा तुम्हारे लिए तो ये सिर्फ थोड़ा सा खाना है जो तुम जूठा छोड़ रहे हो, लेकिन जिसने इस खाने को उगाने के लिए पता नहीं उसकी तो साल भर की मेहनत है ये, और तुम इसको खराब कर रहे हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि इस विषय में कि गवर्नमेंट को भी कोऑपरेट करना चाहिए, प्रॉपरली बात सुने और जितना भी फिजिबल हो उतना कोऑपरेट करें। अभी कंगना रनौत का एक बयान आया है जी, जिसके लिए जब उसकी बिल्डिंग तोड़ी गई थी तो पूरा देश उसके साथ था, और पंजाब का किसान भी उसके साथ था, पंजाब का नौजवान भी उसके साथ था, उसके हक के लिए खड़ा हुआ था। आज वही कंगना रनौत, एक बुजुर्ग लेडी जिसकी उम्र 90+ है, उसको एक बोल रही है ये तो 100 रुपए में आती हैं। ये कितना अभद्र है और कितना का आप इसका निंदा करते हैं? देखिए, इस विषय में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बोलने से पहले हमें चीजों को समझ लेना चाहिए कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। हो सकता है उनका मेंटल टेम्परामेंट ऐसा, उन्हें ऐसा लग रहा हो कि ये ऐसी ही सिचुएशन है, लेकिन कई बार जो दिखता है वो भी सच नहीं होता। एक बूढ़ी बुजुर्ग के लिए बोल देना ये तो 100 रुपए में आती हैं, बहुत गलत है। उनको बोलते हुए, खुद वो एक नारी है। हाँ, यही मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले चीजों का आकलन कर लेना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं जी। और जब हम श्योर हैं तभी हमें नेगेटिव तो एटलीस्ट उसके बाद ही बोलना चाहिए। तो मैम, जो MSP को लेके किसानों की जो रैलियां हो रही हैं उसको सरकार रोक रही है, मतलब उसके लिए मतलब पानी का जो छिड़काव हो रहा है इतनी ठंड में, 80-90 साल का बेचारा एक बुजुर्ग 90 साल का हार्ट अटैक से मर गया ठंड में, एक बुजुर्ग जो है गाड़ी में झुलस के मर गया। तो आप अपनी देश की इकोनॉमी को कहाँ देख रहे हो? देखिए, यहाँ सरकार को भी किसानों के बारे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, और जितना भी फिजिबल है सिस्टम में, जो भी मैनेजेबल है, जो मैनेज हो सकता है, जितना मैनेज हो सकता है उतना करना भी चाहिए। लेकिन आप किसानों के हक में हो? हाँ, हक में हूं, लेकिन वो भी एक लिमिट में। अब किसान भी गलत कर रहे हैं जब पता है कि इतनी भयंकर बीमारी फैली हुई है पूरे विश्व में, तो उसके लिए उनको भी थोड़ा सा ये मैनेज करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, थोड़ा सा मास्क रखें, जिससे कि इस बीमारी से वो संक्रमित ना हो पाए। मैम, शायद आपको पता नहीं है, किसान बिल्कुल प्रिपेयर होके गया है।
4 महीने एजिटेशन चला है बिल्कुल उसके अपनी स्टेट में। जब वहां सरकार ने नहीं सुनी उनकी, फिर वो जाके दिल्ली सरकार के पास अपनी फरियाद लेके गया है और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग में बैठा है। डॉक्टरों की पूरा पैनल बैठा हुआ है साथ में, अपना मास्क सैनिटाइजेशन सब लेके गए हुए हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये सरकार को भी देखना चाहिए ना कि कोरोना का काल है और अगर वहां पे सारे बंदे इकट्ठे हो रहे हैं तो जो उनकी जायज मांगे हैं वो मांग ली। कल सरकार के साथ उनकी वार्ता थी, किसान इतना दुखी था कि उन्होंने सरकार का खाना भी नहीं खाया, अपना खाना अलग से मंगा के खाया, पानी अलग से मंगा के पिया। तो इससे क्या सिचुएशन, अभी उन्होंने बोल दिया है कि 8 दिसंबर को पूरा हिंदुस्तान वो चक्का जाम करेंगे। वो घर, जिसके घर में आग लगती है वही घर से बाहर आता है जी, कोई खुशी में तो नहीं आता। तो अगर मैं आपसे 2 लफ्जों में बोलूं, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे किसानों के बारे में? मैं यही कहना चाहूंगी कि जितना भी फिजिबल है, जितना हो सकता है जी, जितनी भी मांगे जायज हैं उन पे तो जरूर गौर फरमाना चाहिए और किसानों का ध्यान पूरा रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आजकल लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, जो पुरानी पीढ़ी है वो तो आजकल खेती कर रही है, लेकिन जो नई नई पीढ़ी है वो सब शहर की तरफ आ रही है और उसके कारण कहीं ना कहीं एनवायरमेंट भी अफेक्ट हो रहा है। एक मैम, आज हमारा जो भी सरकारी ढांचा है, चाहे वो टेलीफोनिक डिपार्टमेंट है जिसको BSNL हम कहते थे, दूरसंचार, चाहे वो रेल यात्रा है, चाहे वो आपकी एविएशन लाइन है, वो सारी प्राइवेट हो रही है। अडानी अंबानी के बोर्ड लग रहे हैं। तो मतलब सरकारी नौकरी भूल जाए आने वाली पीढ़ी। अब जी जो सिचुएशन है, मेन जो चीज देखी है सरकारी नौकरियों में, लोग सरकारी नौकरियां प्राप्त तो करना चाहते हैं, एवरीवन वांट्स कि वो गवर्नमेंट सर्विस में हो। लेकिन जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को देखा वो काम नहीं करना चाहते। जो काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करवाने के लिए खूब चक्कर लगाने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है, वही काम प्राइवेट डिपार्टमेंट में फटाफट हो जाता है। जिस दिन ये सिस्टम प्रॉपर हो गया गवर्नमेंट सेक्टर में, अब टीचिंग लाइन में ही हम बचपन से देखते थे, बड़ा मजाक भी करते थे कि टीचर सुबह जाते हैं, लेडीज के बारे में सुना करते थे कि वो वहां जाके स्वेटर बुनती हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाती। तो मैम आप कौन से स्कूल में पढ़े हो? मैं तो DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल जींद में पढ़ी हूँ अप टू 8th क्लास, और उसके बाद हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल +2 तक। आफ्टर देन गवर्नमेंट कॉलेज। कितने टीचर स्वेटर बुनते थे? मेरा तो जी प्राइवेट स्कूल था। मतलब सरकारी ही बनते हैं, गर्म कपड़े प्राइवेट वाले नहीं पहनते हैं। प्राइवेट स्कूल वालों को तो जी देखिए, मैं खुद भी मैंने एज अ प्रिंसिपल काम किया है और एज अ टीचर भी काम किया है। प्राइवेट स्कूल वालों का तो असूल एक है, जितना देंगे उससे डबल काम लेंगे जी। प्राइवेट स्कूल का तो सिस्टम ये है तो कि आप इस बात से सहमत हो कि प्राइवेट होना चाहिए? नहीं, प्राइवेट होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि जब करप्शन खत्म हो जाएगा, हर पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज में है, जब हर कोई ये समझेगा कि हमें इतनी सैलरी मिल रही है। टीचर्स को आप देखिए, गवर्नमेंट टीचर्स को 70,000, 80,000, 90,000, इवन कि 1.5 लाख, 2-2 लाख भी मिल रही है। और प्राइवेट सेक्टर में उससे ज्यादा एजुकेटेड टीचर को 15,000, 20,000, 25,000 में उनसे वो दुगना तिगना काम करते हैं। अगर वो अपने एरिया में इतनी बात समझ लें कि हम जो 70, 80,000, 50,000, 60,000 ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम दे दें, जब वो ऑनेस्टी से काम देंगे, देखिए देश तभी विकास करेगा जब उसका हर नागरिक रिस्पॉन्सिबल होगा। जब हर कोई जिम्मेदार होगा तो डेफिनेटली देश ग्रो होगा। फॉरेन कंट्रीज ग्रो इसीलिए हो रही हैं। तो ये मैम ने बात घुमा दी है क्योंकि खुद टीचर हैं। और सर, एक मैम आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप प्राइवेट जॉब में हो सर, ये मेरा सवाल था मैम से, शायद मैम समझ नहीं पाए अच्छी तरह। ये जो प्राइवेटेशन हो रहा है, ये देश के हित में है क्या? नहीं, इतना तो नहीं होना चाहिए। प्राइवेटेशन जो काम कर रहे हैं उनको अपनी लाइन में काम करना चाहिए। जी जी। और उनको सरकार के पास था तो सर सरकार थोड़ा सस्ता भी दे रही थी। अब प्राइवेटेशन हो रहा है, हर चीज़ महंगी भी हो रही है, और जो मनमानियां है
वो बड़े घरानों की वो शुरू होगी। मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे देश में अभी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं और मतलब कहते हैं नारी सशक्तिकरण, तो वो नाम के नारे हैं क्या? देखिए जी, जब हर लड़की को अपने घर से सपोर्ट मिले, जहां वो पढ़ रही है वहां पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिले, और अगर कोई ऐसा कल्प्रिट है उसके अगेंस्ट केस चलाने से, और ये कभी आज सुनवाई है कभी कल सुनवाई है, ऑन द स्पॉट उसका इलाज हो जाए, ऑन द स्पॉट उसको पनिशमेंट मिले। एक को पनिशमेंट मिलेगी, बाकी सबको डर बैठ जाएगा। जब कोई एक भी बचेगा तो बाकियों को उससे मोटिवेशन मिलेगी कि ऐसा कुछ नहीं है। एक मैं चीज और देख रहा हूँ मैम, आपके जिस सेगमेंट में देख रहा हूँ अवार्ड अवार्ड अवार्ड, आप थकते तो नहीं हो ना? क्या रीजन क्या है आपकी एनर्जी का? मेरी फैमिली है जी। मतलब हमें भी गुरु मंत्र दे दीजिए कुछ। देखिए पॉजिटिविटी का एक स्माइलिंग फेस, आपका जब भी देख लो आपका स्माइलिंग फेस होता है और बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए होते हो आप। क्या खाते हो मैम, कौन सी चक्की का आटा है? नॉर्मल है जी, आटा तो वही खाते हैं गेहूं का। जी जी। देखिए मेन सपोर्ट तो फैमिली का है जी। हस्बैंड, बेटा, पेरेंट्स, इन लॉज जी। कभी उन्होंने आगे बढ़ने से नहीं रोका जी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है स्कूल जा रही हो तो पहले ये काम करके जाओ उसके बाद स्कूल जाना। हमेशा ऐसा ही हेल्प मिला, ठीक है तुम ये काम कर लो, पीछे का जितना होता है छोड़ जाओ पीछे के लिए, आके कर लेना, नहीं तो जितना हम मैनेज कर पाएंगे हम मैनेज कर लेंगे। मैम जाते जाते दो लफ्जों में आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आदमी अपने आप को मोटिवेट कैसे करे? एक जैसे अभी कई लोगों की कोरोना काल में नौकरियां चली गई हैं, कई घर में बैठे हैं क्योंकि बिजनेस में लॉस हो गया है, तो अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें? मैं तो ये मानती हूँ जी कि फ्यूचर इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। हम लोग पूछ भी लेते हैं, कोशिश करते हैं, देखिए हर कोई सोचता है कि टैरोट कार्ड रीडर से पूछ लो कि व्हाट इज अबाउट टू कम, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जो हमें टाइम मिला उसको बेस्ट यूटिलाइज करो। जब आप फ्री हैं तो मैक्सिमम बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़ लीजिए, म्यूजिक सुनिए, एक्सरसाइज कीजिए, घूमो फिरो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा वक्त भी कभी दोबारा आएगा। इस वक्त ने कुछ सिखाया भी है लोगों को, बहुत कुछ सिखाया है, मैंने भी बहुत अपनों की पहचान भी करवा दी, बिल्कुल करवाई है कि बुरे टाइम पे कौन साथ में खड़ रहा है। हाँ जी, मैंने खुद ये देखा है कि जो लोग लगते थे कि मेरे अपने हैं, और इस टाइम में मुझे बहुत अच्छे से बता दिया कि कौन मेरा कितना अपना है। बड़ा बैड एक्सपीरियंस भी रहा है। हाँ, बैड एक्सपीरियंस भी बहुत रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी जी। तो मेरे साथ थे गुंजन गोयल मैम, जो कि पेशे से टीचर प्रिंसिपल हैं और बहुत ही अवार्ड इन्होंने जीते हुए हैं, बेस्ट प्राइड टीचर नेशनल अवार्ड भी अभी इनको मिला है, और फैमिली का सपोर्ट बोला है, और एक मोटिवेशनल राइटर हैं ये। इनकी बुक भी आ रखी है जो अमेजोन पे मिलती है। मैम मैं एक बार कस्टमर्स को दिखा दूं, लाइफ जर्नी टूवर्ड्स डेस्टिनेशन, रिटर्न अपना जो रिटर्न बाय है वो है गुंजन गोयल जी, जो मेरे सामने बैठे हैं और आपके हिसार से ही हैं। और मैं मैम को पिछले 2-3 साल से जानता हूँ, सर को जानता हूँ, बहुत ही अच्छी फैमिली है और काफ़ी रिप्यूटेड फैमिली है हिसार में। और मैम अभी इंस्टीट्यूट भी शायद शुरू करने वाले हैं, टॉफल या आइलेट्स का इन फ्यूचर प्लान्स हैं, वो जैसे ही आगे होगा हम आपको बता देंगे। तो मैम अभी टाइम कैसे स्पेंड हो रहा है? अभी टाइम में मैक्सिमम फैमिली के साथ कोशिश करती हूँ टाइम स्पेंड करने की। जी जी। बाकी रूटीन में तो मैंने कभी गार्डनिंग नहीं की। इस पीरियड में जब मैं फ्री हूँ तो मैंने बहुत से प्लांट्स भी लगाए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सीखा कि जो प्लांट्स से नए प्लांट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। जी जी, वो पैंद लगा के जो बनाते हैं। हाँ जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि इस टाइम फाइनेंशियल इश्यूज इतने क्रिएट हो गए कि कहीं से सैलरी नहीं दे रहे, स्कूल्स में भी सब जगह प्रॉब्लम चल रही है, तो अननेसेसरी खर्च करने की बजाय हम क्यों ना इस तरफ कुछ नया सीखें भी। तो कितने मैम नए तरह के पौधे उगा दिए आपने? काफी उगाए हमने, कुछ तो बीजों से उगाए जी,
काफी ट्राई की, जैसे घर में करेला लाए तो करेले का बीज लगा दिया, मिर्च लाए तो मिर्च का लगा दिया, और उन पे आए भी फ्रूट्स। मतलब खाली नहीं बैठना है। हाँ जी। ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी है। जी। मतलब खाली बंदा बैठेगा तो सोचेगा, सोचेगा तो उल्टा करेगा। हाँ जी। तो ये चीजें सीखने के लिए मैम की जब भी हम मिलते हैं तो सीखने के लिए मिलते हैं, और ताज़ा तरीन खबरें सुनने के लिए, लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए हमारा पेज लाइक करें, न्यूज़ सच्चा वाकया, सच्चावाकया.com, और सच्चा वाकया न्यूज़ हम फेसबुक पे भी हुए हैं हम, और अपना यूट्यूब पे भी हैं। और कल हम आपको दिल्ली से लाइव दिखाएंगे जो किसानों ने मोर्चा लगा रखा है, वो मोर्चा फतेह कैसे कर रहे हैं, किसान कैसे लड़ रहे हैं सरकार के साथ, कल दिल्ली में मिलेंगे। और मैं आज था, मैम के बारे में क्या कहूँ, एक नाम तो है नहीं, गुंजन गोयल मैम का नाम है, इनकी उपाधियां इतनी है कि मैं गिनाता थक जाऊंगा, तो इतने अवार्ड जीत रखे हैं मैम ने। तो मैम जाते जाते शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही मैसेज है कि जो आज ये बीमारी बहुत ज़्यादा हवा में है, या ये कह लीजिए कि इस बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहे हैं, उससे खुद को बचा के रखें। क्योंकि जिनको ये प्रॉब्लम नहीं आई है उनको नहीं पता एक्चुअल में ये है क्या। अभी भी हम मार्केट में जाते हैं, हमें देखने को मिलता है कि इतनी भीड़ है मार्केट में कि ऐसा लगता है कि कोरोना मार्केट में तो नहीं है, वो सिर्फ टीवी में है या न्यूज़पेपर्स में है। लेकिन एक्चुअली जिन लोगों ने ये भुगता है, जिन्होंने ये फेस किया है, वो जानते हैं कि ये कितना भयंकर है। सो प्लीज ट्राई टू बी सेफ। जी। और आप तो जीत के आए हो मैम, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू भाई में ऐड कर दी ड्यू वालों। तो मैं कैमरामैन विकास के साथ एसबी न्यूज इंडिया हिसार से, और आज थे हम मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल राइटर, और एक अच्छे टीचर, एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी माँ के साथ जिनका नाम है गुंजन गोयल। नमस्कार।